नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ बायोस्टैट। और मुझे आपको एक बात बताना है कि बायोस्टैट देखिए आपको बीएससी में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एमएससी करने जाता है या आप कोई प्रिपरेशन ही करने जाते हैं तो देखिए बायोस्टैट में आप बेसिकली स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, सांख्यिकी जिसको कहते हैं। इसमें आप मीन, मीडियन, मोड, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ मुझे आपको एक बात बताना है कि मैं 5 जगह पढ़ाऊँ उससे अच्छा कि मैं एक जगह बहुत अच्छे से पढ़ा दूँ। अब आपको बायोस्टैट जो है 3 जगहों पे देखने को मिलेगा। पहला तो बीएससी में ही 2 जगह पे आपको देखने को मिलेगा। पहला बीएससी के 4th सेमेस्टर में, और ये बीएससी के 4th सेमेस्टर में आपको जूलॉजी में देखने को मिल जाएगा, और दूसरा आपको 6th सेमेस्टर के बॉटनी में देखने को मिल जाएगा। सेम चीज़, अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ, सेम सिलेबस। और अगर आप आगे एमएससी भी करने वाले हैं, आपको सेम सिलेबस बॉटनी का, थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा आपको बॉटनी में की मिल जाएंगी, ठीक है। तो सॉरी, जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मिलेगा, क्योंकि देखिए बिना बायोस्टैट के, बायोस्टैट अभी आप जब डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फिर बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इन चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आप इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे। तो यहाँ मैं थंबनेल में मेंशन भी कर दूंगी, कंबाइनली 4th सेम 6th सेम बताऊंगी। और अभी आपको मैं सिलेबस भी दिखा देती हूँ, 4th सेमेस्टर का और 6th सेमेस्टर का, दोनों में सेम मिल जाएगा आपको। चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ ये है आपके 4th सेमेस्टर के जूलॉजी का सिलेबस। अब मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। ये रहा आपका बायोस्टैट का, टोटल 2 चैप्टर्स आपको दे रखा है। बायोस्टैट में सेम चीज़ें आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे दी है। यहाँ देखिए डेटा समराइजिंग आपको पढ़ना, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम के बारे में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम पढ़ना है सारे। फिर कैलकुलेशन आपको मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है, जिसको कि सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। वेरिएंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्या होती है, प्रोबेबिलिटी और उसका एप्लीकेशन। 2 टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ना है, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। अब मैं आपको 6th सेमेस्टर का दिखाती हूँ, सेमेस्टर के बॉटनी का सिलेबस। चलिए देखते हैं इसमें। ये देख सकते हैं 6th सेमेस्टर के बॉटनी का 4था चैप्टर आपको मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट का ही, सेल बायोलॉजी वाला, ठीक है। अब इसमें आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। डिफिनीशन उसका क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है, फंक्शंस उनके क्या है, यूज़ क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है, क्यों हम स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं, लिमिटेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। बायोमेट्री क्या होती है, बायोमेट्री में डेटा क्या होता है, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन। ये सारी चीज़ें आपको 4th सेमेस्टर में भी पढ़नी है, बस वहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ दे दिया, मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है आपको, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, इसमें कोफिशिएंट वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, मीन पढ़ना है। तो और फिर ये आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ना है। तो सेम ही चीज़ पढ़नी है, तो 2 बार पढ़ाने का क्या मतलब है, इसीलिए हम एक साथ ही पढ़ेंगे। सेम यही सिलेबस अभी मैं आपको दिखा दूँ तो आपको एमएससी में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन थे, तो अगर मैं फादर ऑफ, तो ये आपके एक साइंटिस्ट थे, रोनाल्ड एमाइलर फिशर, ठीक है। इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता था, स्टैटिस्टिक्स क्या कहा जाता था, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके। बात कर लीजिए फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक। गाल्टन को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स कहा जाता था। अब हम समझेंगे डिफरेंस को, से पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, डेफिनेशन पढ़ लेंगे, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स और व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके कैरेक्टर पढ़ लेंगे, फिर मैं कुछ सिंबल और कुछ आपके फॉर्मूला जो है बताऊंगी, जिनको आप लिख लेंगे क्योंकि वो आगे आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, मतलब आपका एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा बायोस्टैट। आपको बायोस्टैट से डर नहीं लगेगा, और इंग्लिश देख के आपको डरना नहीं है। चीज़ें आपको हर जगह कॉमन मिलेंगी। एक हो गया आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, जो आपको प्राची मैम पढ़ा रही हैं और पढ़ा भी चुकी हैं 4th सेमेस्टर का, और 6th सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, मास्टर्स यानी कि एमएससी में भी देखने को मिलेगा, और बायो स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। अब बात करूं मैं स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, सॉरी फॉर दैट, तो इसको क्या कहते हैं, इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटी, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ क्या, साइंटिफिक एक्टिविटी, ऐसा सब्जेक्ट जो साइंटिफिक एक्टिविटी को क्या करता है, डील करता है, उसकी थियरीज,
मतलब उसके बारे में आप थियरी पढ़ रहे हैं ना, थियरीज क्या है उसकी, उसके बारे में। मेथड ऑफ कलेक्शन, जैसे मेथड ऑफ कलेक्शन मतलब यहाँ पे 10 चीजें आपके सामने रख दी जाएं, ठीक है, और बोला जाए कुछ चीजें हैं तो आपको समझ में आएगा। कुछ अगर उनको नंबर बता दिया जाए, उनकी क्वांटिटी बता दी जाए, 10 लोग हैं, 1 केजी है, तो आप उस चीज को समझ पाते हैं ज़्यादा अच्छे से। तो हम स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, हम थियरीज के साथ डील करते हैं और हम मेथड ऑफ कलेक्शन पढ़ते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे कलेक्ट करेंगे। जैसे अभी आप पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को आप समझेंगे। एनालिसिस पढ़ते हैं, फिर आप इन 10 चीज़ों को आप कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन, मान लीजिए 10 लोग हैं, किसमें कौन किसकी हाइट 4 फीट है, किसकी हाइट 5 फीट है, किसकी 5.5 की है। इन चीज़ों को आप एनालाइज करेंगे और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं उस डेटा का। फिर उसके बाद आप इंटरप्रेट करेंगे, बताएंगे कि ये डेटा, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो बायोस्टैट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, इट इज रिफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटी, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ क्या है, साइंटिफिक एक्टिविटी, जो किसके साथ डील करता है, विथ थियरी के साथ, एंड मेथड ऑफ कलेक्शन के साथ ये क्या करता है, डील करता है, ठीक है। फिर बायोस्टैट क्या है, अगर मैं सेकंड बात करूं डेफिनेशन की, तो बायोस्टैट क्या है, तो बायोस्टैट का मतलब होता है द टर्म इज यूज्ड व्हेन टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर अप्लाइड टू द डेटा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। टर्म हम बायोस्टैट कब यूज करते हैं, जब स्टैटिक्स को हम अप्लाई करते हैं किसी डेटा पे। मान लीजिए जैसे 10 लोगों का हीमोग्लोबिन है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, और 100 लोगों का हीमोग्लोबिन चेक करना है। अब ये क्या होगा, ये बायोलॉजी का डेटा हो गया, और जब इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो क्या बन जाता है तब, बायोस्टैटिस्टिक्स। और दोनों के फादर के बारे में भी मैंने आपको बताया, स्टैटिस्टिक्स के फादर और बायोस्टैटिस्टिक्स के, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है PYQ में, तो उसको भी आपको लिख लेना है। अब हम स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, क्यों हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, क्या जरूरत है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का मेन रीजन क्या है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, मतलब कई सारे फैक्ट्स का एग्रीगेट हो। जैसे आप पहले किसी जगह से, ऐसे मान लीजिए ये एक जगह है, यहाँ से आपने कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, इनके डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया, मतलब एक साथ किया, फिर उनको अलग अलग, जैसे 100 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, इनको लिया आपने, 4 फीट वालों को एक जगह, 5 फीट वालों को एक जगह, इस तरीके से आपने डेटा को अलग अलग बांटा लोगों को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया, फिर और कुछ रूल लगाए, और उसके बाद मीन मीडियन मोड निकाल के उनका एक नॉर्मल निकाल लिया। तो ये क्या होता है, एक एग्रीगेट होता है फैक्ट्स का, ठीक। फिर अगर मैं बात करूं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे आप देखिए, जब भी मैं बात कर रही हूँ तो न्यूमेरिक का, नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है, 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग, हमेशा नंबर के बारे में बात कर रही हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या कहते हैं, किसी चीज को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज एंड नॉट बाय सिंगल कॉज, ठीक है, सॉरी, मल्टीपल कॉज होते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है एक जो है उसका कॉज नहीं हो सकता, एक कारण नहीं हो सकता है, उसमें कई सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है आपको मस्ट बी रिलेटेड टू सम फील्ड ऑफ इंक्वायरी, फील्ड ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड हो सकता है। आप किसी पॉपुलेशन का पता लगा रहे हैं, आप जैसे आप रिसर्च करने जाएंगे तो आप माउस में देखेंगे, मान लीजिए उसके हीमोग्लोबिन पे काम कर रहे हैं, उसके किसी हार्मोन पे काम कर रहे हैं, तो उसका लेवल देखते हैं, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये हो सकता है। या आप जंगलों में जाके किसी एनिमल पे रिसर्च कर रहे हैं, तो फील्ड ऑफ इंक्वायरी होती है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, दैट सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी स्टैब्लिश्ड। ये क्या होता है स्टैब्लिश्ड, इसमें क्या करते हैं आप कि ये एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मतलब अगर कोई कारण है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर पॉपुलेशन में एक्स, जैसे आप सब सुन रहे होंगे, वाई क्रोमोसोम घट रहा है, उसकी साइज घट रही है, तो ये आपने पता लगाया, ये कॉज हो गया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात की जाए तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन्ड इन स्टैटिस्टिक्स। एक रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब इतना आएगा, ये मेंटेन की जाती है स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस। देखिए अभी आपको सिलेबस मैंने दिखाया, उसमें सारी चीजें थी। इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यूजफुल है स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए, ठीक है।
अभी आपने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स में हम थियरी भी पढ़ रहे हैं, फिर अभी आप आगे जब आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हेल्प इन प्रेजेंटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा इन सिंपल एंड क्लासिफाइड फॉर्म, ठीक है। जैसे 2000 3000 या सेंसस होता है, सेंसस जिनको हम कहते हैं जनगणना, ठीक है, जनगणना। अब इसमें पता लगा, आप पढ़ते हैं ना कि आपके केरला में सबसे ज़्यादा क्या है, एजुकेटेड लोग हैं, बिहार में सबसे पुअर मतलब कम है एजुकेशन, यहाँ क्या कहते हैं आपके फीमेल्स की जो संख्या है वो केरला में ज़्यादा है और सब हरियाणा में सबसे कम है। तो ये सब क्या है, एक तरीके का डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है, इस तरीके की लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा जो होती है उसको क्या करता है, सिंपल कर देता है, सरल कर देता है और क्लासीफाई कर देता है, ठीक। जैसे आपको 2 से 3 हज़ार लोगों में चीज़ों का पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप क्या करेंगे, उनका मीन निकाल लेंगे, मीडियन निकाल लेंगे, मोड निकाल लेंगे और अलग अलग उनको कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे कि अच्छा इसमें ये लोग, इसमें ये लोग, इसमें ये लोग, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेटा को सिंपल करता है, क्लासीफाई करता है, ठीक है। उसके बाद इट गिव्स मेथड टू कंपैरिजन ऑफ डेटा, ये कई सारे मेथड देता है कि आप डेटा को कंपेयर कर सकें कि अच्छा पिछले साल ऐसा हुआ था, पिछले साल इतनी हमें चीज़ें मिली थी, तो आज इस बार कितना मिला। इस डेटा को आप क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इट इनलार्ज इंडिविजुअल माइंड, ये एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी अकेले इंसान की बात की जा रही है, उसकी माइंड को इनलार्ज भी करता है, बड़ा भी करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द कंडीशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अभी आप पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, ये हेल्प करता है कंडीशन ऑफ वेरिएबल। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है और ये दो लोग अलग अलग, वेरिएबल नॉन वेरिएबल होता है, उनके बीच में रिलेशनशिप, अच्छा क्या चीज़ें इनमें कॉमन है, क्या चीज़ें इनमें अलग हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। इट ट्राइज टू गिव मटेरियल फॉर द बिजनेसमैन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन सो that as to serve as the guide planning and shaping future policies and programs। ये क्या करता है, ये एक ढांचा प्रोवाइड करता है, एक तरीके का मेथड है जिसके थ्रू बिजनेसमैन अपने काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और भी CDO CMO होते हैं, उनको क्या करता है, एक गाइड प्लानिंग देता है, एक प्लानिंग देता है जिसके थ्रू क्या करते हैं आगे की पॉलिसीज और प्रोग्राम चल सके। जैसे अभी मैं संसद जनगणना के बारे में बताया, तो उसमें क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। इट क्या करता है, इट प्रूव्स यूजफुल इन नंबर ऑफ फील्ड विच रेलवेज, बैंक एंड आर्मी, ठीक है। तो ये कई सारे एरिया में यूजफुल होता है, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। अभी पूछा था सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स की, तो बायोस्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स लॉ आर हेल्ड टू बी ट्रू ऑन द एवरेज एंड ऑन इन द लॉन्ग रन, ठीक है। ये जो है हमेशा के लिए ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या हो सकता है, एक एवरेज टाइम के लिए या लंबे समय तक के लिए सही हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। तो इसका ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। इसके लिए और सारी मेथड्स का हम यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज टू एनालाइज ओनली कलेक्टिव मैटर्स नॉट इंडिविजुअल इवेंट्स, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कलेक्टिव मतलब चीज़ें कई सारी कलेक्शन में है, मतलब तभी आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। एक सिंगल पर्सन के लिए आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी एक इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं या एक लिमिटेशन कह सकते हैं। इट एप्लीकेबल ओनली क्वांटिटेटिव डाटा, मतलब क्वांटिटी जहाँ नंबर की बात की जाए, जहाँ मेज़र कर पाएंगे आप, ठीक है, मात्रा की जहाँ रहेगा उसी पे इसको काम किया जा सकता है। क्वालिटी वाले डेटा पे ये काम नहीं कर पाती, ओनली जहाँ वर्ड लग जाए वो चीज़ें खराब ही होती हैं। मतलब आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, आपको बांध दिया जाता है कि नहीं आप केवल और केवल नीट की ही तैयारी करेंगे, आप केवल डॉक्टर ही बनेंगे, ऐसा बोला जाए अगर, मतलब आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है आपकी फैमिली या आपका भले सही आपका मन ना हो, लेकिन रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता, तो ओनली वाली चीज़ें खराब होती हैं, तो ये लिमिटेशन है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ 4th पॉइंट की, तो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ascertained by samples, ठीक है। इफ the collection of sample is biased, errors will be accumulate and result will not be reliable। इसका मतलब क्या है कि जो statistical result होते हैं वो ascertain, मतलब आपने कोई सैंपल लिया,
1000 लोगों का सैंपल लिया, उसी के बेसिस पे काम किया। और अगर मान लीजिए उसमें बायस हो जाए, क्या करें, मान लीजिए आपको हेल्थ चेकअप करना है, ठीक है, मान लीजिए हेल्थ चेकअप करना है और रिपोर्ट बनानी है और आपको अपने एरिया का हेल्थ अच्छा दिखाना है, भले से ही लोग वहाँ पे क्या हो कि वहाँ उनकी पुअर हेल्थ हो, और आप क्या करें, अपने फायदे के लिए वहाँ पे ऐसे लोगों को भेज दें जो हेल्दी हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, सैंपल तो बायस हो गया ना, मतलब आपने अपने फायदे के लिए सिर्फ अच्छे लोगों को भेजा, तो यहाँ पे सैंपल बायस हो गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि रिलायबल यानी कि भरोसेमंद जो है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे डेटा गलत हो जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। और एक और इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ग्रेटेस्ट लिमिटेशन, कि इसको यूज़ भी वही कर सकता है जिसके पास इसका नॉलेज हो, ठीक है। एफिशिएंटली हैंडल स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसके पास एक्सपर्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ पा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तभी आप इस डेटा को यूज़ कर पाएंगे, वरना आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब बायोस्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो दे आर सम रीजन्स जहाँ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं जिसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं जिसमें आप अपने पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में हम यूज़ कर सकते हैं इसका, जैसे टू डिफाइन व्हाट इज़ नॉर्मल और हेल्दी इन ए पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में क्या चीज़ नॉर्मल है, मतलब डाइजेशन कब नॉर्मल है, कब हेल्दी है पर्सन, और लिमिट्स क्या होती है, नॉर्मलिटी इन वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स में क्या नॉर्मलिटी होती है उसको देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ ना नॉर्मल ऑफ टू प्लेसेस और डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है, दो जगह पे चीज़ें कैसे एक दूसरे से अलग है, वहाँ का डाइजेशन कैसा है, हमारे यहाँ का डाइजेशन कैसा है, स्किन कलर कैसा है, दूसरे कंट्री का हमारे कंट्री का, उसके बारे में कोरिलेशन आप पता कर सकते हैं दो वेरिएबल के बीच में, दो लोगों के एक्स और वाई के बीच में उनका हाइट और वेट का वेरिएबल पता कर सकते हैं। ये सब टर्म आपको समझ में आएंगे। फार्माकोलॉजी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी में जहाँ हम क्या करते हैं, दवाइयों की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे टू फाइंड आउट एक्शन ऑफ ड्रग, किसी ड्रग का, जैसे कोई दवा बनती है, ड्रग बेसिकली मीन्स दवा, ठीक है, मेडिसिन। अगर कोई मेडिसिन बन रही है तो हम क्या करते हैं, उसकी जाँच करते हैं। तो हम यहाँ पे जाँच करते हैं कि कोई ड्रग जो है वो, अगर हम किसी एनिमल पे, चूहे पे चेक करते हैं, फिर हम अगर उस पे इफेक्ट अच्छा होता है, तो जैसे कोरोना के बारे में, पहले हमने कोरोना को क्या किया, मंकी और चूहे पे चेक किया, फिर हम उसको क्या करते हैं, ह्यूमंस को देते हैं। तो वहाँ पे आप चेक करते हैं कि कितना चांस है कि ये ड्रग इफेक्टिव होगा, अच्छा होगा, ठीक है। डिफरेंट ड्रग के सक्सेसिव डोसेज के बारे में, सेम ड्रग का कि कितना बच्चों को दिया जाए, कितना बड़ों को दिया जाए, इसके बारे में। टू फाइंड आउट रिलेटिव पोटेंसी ऑफ न्यू ड्रग विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ड्रग, कोई नया हमने ड्रग, कोई दवा खोजी और पुरानी सी कोई दवा है, तो पुराने वाले से नए वाले की एफिशिएंसी कितनी बेहतर है या पुराना वाला अच्छा है, इसको चेक करने के लिए। फिर मेडिसिन में इसकी जांच करते हैं, ठीक है। मेडिसिन में अगर देखा जाए तो कंपेयर करने के लिए किसी पर्टिकुलर ड्रग को, किसी पर्टिकुलर दवा को कंपेयर करने के लिए, फॉर दिस द परसेंटेज ऑफ क्योर्ड एंड डाइड इन द एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप, आपने 4 लोगों का ग्रुप लिया, आप उसमें देखेंगे कि किस पे ये दवा अच्छे से काम की, किस में डेथ हो गई लोगों को, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को जांचने के लिए, ठीक है। एसोसिएशन, दो एट्रीब्यूट्स, दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बीच में सेंसर, जैसे सच एज कैंसर और ड्रग के बीच में क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए साइन और सिम्पटम, और डिजीज़ के, किसी सिंड्रोम के साइन और सिम्पटम क्या होंगे उसको जानने के लिए, ठीक है। और फिर लास्ट दिया है कि हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। कहाँ, कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे यूज़फुल ऑफ सीरा एंड वैक्सीन में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ अटैक और डेथ क्या है किसी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद एपिडेमिकोलॉजिकल स्टडीज़ में, जैसे कि आपका एपिडेमिक का मतलब कोई बीमारी ऐसी जो कॉमन हो आपके यहाँ, जैसे किसी भी कंट्री में कोलेरा का फैल जाना, ठीक है, ये सब क्या है, कॉमन होती हैं। इनके लिए पॉजिटिव फैक्टर क्या है, पब्लिक हेल्थ में मेजर अडॉप्टेड और इवेल्युएटेड, चीज़ों को पता लगाने के लिए कि क्या वहाँ पे अडॉप्ट हुआ, उसकी वजह से क्या इवेल्युएट हुआ, तो इन सब चीज़ों का पता हम लगाते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ साइंस के बारे में, ठीक है। जैसे एस लिखा मिलेगा आपको, ऐसे एक्स लिखा मिलेगा, तो इन साइंस का मतलब क्या होता है, और कुछ हम फार्मूलाज पढ़ेंगे कि ये फार्मूला जो आपके यूज़ होंगे स्टैटिस्टिक्स में, उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इन साइंस को आप देख के डरिएगा मत, इनमें से सब नहीं आपको पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है। जैसे अगर n दे दे तो n का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे n दे दे तो n का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज। क्या होता है, पॉपुलेशन साइज।
एन का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज, आर एक्स दे दे तो इसका मतलब होता है रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। सिग्मा सबसे ज़्यादा जरूरी है। सिग्मा ये जो है साइन, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन। किसी भी स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप पढ़ते हैं उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक और आपको साइन मिल रहा होगा, दैट इज ये वाला साइन, ऐसे ये वाला, ठीक है। इसको हम कहते हैं समीशन। क्या कहते हैं? समीशन। समीशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड करना, स्टैंड फॉर समेशन ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज, ठीक है। और अगर दे दे समेशन के आगे इस तरीके से समेशन दे दे और आपको दे दे आगे ए आई और नीचे आई इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब सम टर्म, जैसे ए से लेके A1 A2 A3 A4 और AM तक उस चीज़ को समेट करना है, ठीक है। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। और फिर आगे आपको पढ़ना है यहाँ पे पीई क्या होता है। यहाँ पे पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। आगे जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पी वैल्यू क्या होता है? स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल होता है फॉर विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ये भी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। और फिर एक्स के ऊपर बार, ये एक्स बार क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी भी ऑब्जर्वेशन का एवरेज, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 xn तक उसका एवरेज निकालना, ये क्या कहलाता है? आपका ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ साइन थे। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, जिसमें आपका मीन मीडियन मोड आता है। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं आपके एक्स बार से। और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं AM मतलब अर्थमेटिक मीन, या एक्स बार लिख सकता है। समेशन आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन लगा दें समेशन fx अपॉन समेशन n, या इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। यहाँ पे इसका मतलब होता है, मान लीजिए 10 लोग हैं तो टोटल नंबर ऑफ 10, मतलब 1 से 10 लोगों को आप टोटल जोड़ दीजिए। जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे, आपको मैं साथ के साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कराते चलूंगी। तो यहाँ पे हम थियरी प्लस प्रैक्टिकल क्लास दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लोगों को जोड़ेंगे आप, 10 लोग यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और अपॉन 10 लोग थे तो 10, ये होती है ये वैल्यू। या यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार का मतलब ऊपर मैंने बताया है, तो आप यहाँ जब डेविएशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ए इंटू समेशन एफ डी और एन हो सकता है। तो इस फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है, ये आप नहीं लिखेंगे, बस ये वाला फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल रहेगा, इसलिए मैं बताते चल रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मीडियन। तो मीडियन में आप क्या पढ़ेंगे? मीडियन में माध्य कहते हैं इसको, पढ़ेंगे। यहाँ पे एल वेल का मतलब आपको समझ में आएगा, L प्लस n/2 माइनस सी FM इंटू आई पढ़ेंगे। मोड को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली इतना आपको पढ़ना नहीं रहता है, आप चाहें तो इसको लिख लें वरना ना लिखें, ठीक है। और कभी कभी मोड इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा ये वाला, क्या होता है? अगर मोड बराबर हो जाएगा, अगर 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो सकता है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ सकता है। मोड बराबर हो जाएगा अगर 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाए, तो यहाँ पे मोड बराबर हो जाता है। मेजर ऑफ वेरिएशन कुछ होते हैं, जैसे रेंज से क्वेश्चन पूछा था, रेंज पूछा भी जाता है। मेजर ऑफ वेरिएशन में रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट, किसी भी कोई डेटा आपको दिया है 1 से 10 तक का, उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिसको R माइनस R इज इक्वल टू L माइनस S कर दें, तो आपको क्या मिल जाता है? रेंज मिल जाता है। क्या कर दें? लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को घटा दे तो हमें रेंज मिल जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर ये आप कर दें तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज मिल जाता है, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा मीन डेविएशन का फॉर्मूला 1/2 समेशन एफ और डी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इससे जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं है, वरना आप लिख सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। फिर आपसे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इससे भी नहीं पूछ सकता है, आपका मर्जी हो तो आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं फॉर्मूले में कमी नहीं रखना चाहती। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन काफी पूछता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के कई सारे फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले SD इज इक्वल टू समेशन FX x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर n। फिर दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा समेशन अंडर रूट के अंदर रहेंगी सारी चीजें, अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा समेशन FD स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन FD अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू आई, ये देखने को मिल जाएगा। और सेम दूसरा भी उसी की तरह है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर
मूला। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंटू आई नहीं है और यहाँ पे इंटू आई है, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड एरर से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो स्टैंडर्ड एरर का आपको दो फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा। एक होता है SE इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो आपको, और अंडर रूट n कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो आप स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे। और दूसरा है x बार 1 माइनस x बार 2 और समेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता हो तो 1/n1 प्लस 1/n2 से निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्लासिकल डेफिनेशन फॉर्मूला क्या है, PA इज इक्वल टू MN, ठीक है। थियरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये तीनों फॉर्मूला आप लिख लीजिए और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप किसी काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला पूछता है, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट का ये फॉर्मूला, और ये है आपका स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी टेस्ट इसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज भी बता दिए। तो यहाँ हमने आज कुछ मैंने बता दिया कि आपको सारी चीज़ें, ये आपकी थियरी, ठीक है, एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों जगहों पे काम आएगा। क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगी सेम चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में भी दी जाती हैं कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, किस तरीके से मीन निकालेंगे, मीडियन। तो ये आपकी थियरी प्रैक्टिकल। आज हमने डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है, कुछ फॉर्मूला के बारे में पढ़ा और कुछ शाइन के बारे में पढ़ा जो आपको आगे हमेशा काम आएंगी। और डिस्कवरी के बारे में पढ़ा कि फादर्स के बारे में पढ़ा, कौन किसके फादर हैं। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगेगी तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। इसे एक टीचर, देखिए आपसे ना मैं पैसा मांग रही हूँ, ना कभी कहती हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इंटरैक्ट कर पा रहे हैं मुझसे, तो कमेंट जरूर करिए। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।